ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 1 सितंबर को विजय देवरकोंडा और समंता की खुशी ये तेलुगु फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। तेलुगु के साथ में इसके हिंदी डब्ड वर्जन को भी रिलीज किया गया है। मैं अभी जस्ट इसका हिंदी वर्जन देखकर घर पर आया हूँ। बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर इसके हिंदी वर्जन को रिलीज़ किया गया है। अगर आप बुक माई शो खोलकर चेक करेंगे तो कहीं कहीं पर इक्का दुक्का केवल उसे शोज़ दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर भी इस फिल्म को केवल एक ही शो मिला है और वो भी हिंदी में था। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 45 मिनट की, यानी काफ़ी बड़ी फिल्म है। इसके राइटर और डायरेक्टर है शिव निर्वाणा, जिनकी इससे पहले 2017 में निन्नक कोरी फिल्म आई थी। उसके 2 वर्षों के बाद में मजली आई, फिर उसके 2 वर्षों के बाद में 2021 में टक जगदीश आई और फिर उसके 2 वर्षों के बाद में अभी खुशी ये फिल्म लेकर के वो आए हैं। उनकी इससे पहले मैंने केवल निन्नक कोरी देखी हुई है, जो कि एक अच्छी फिल्म है। मजली और टक जगदीश मैंने नहीं देखी है। अब खुशी की बात करें तो विजय देवरकोंडा और समंता के साथ में इसमें मुरली शर्मा और सचिन खेड़ेकर, इन दोनों के भी बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य ऐसे पात्र है। वे दोनों भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि उनके पात्रों की विचारधारा पर ही फिल्म की कहानी का बेस स्थित है। उसी पर फिल्म की कहानी आधारित है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब संक्षेप में फिल्म की कहानी अगर बतानी हो तो ये 2 ऐसे लोगों की प्रेम कहानी है जो बिल्कुल विरुद्ध विचारधारा के परिवारों से आते हैं। अब जो लड़का है विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर, वो उसके जो पिता है यानी सचिन खेड़ेकर का कैरेक्टर, वो एक कम्युनिस्ट है, वामपंथी और बिल्कुल नास्तिक है। वामपंथी है तो नास्तिक, ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है। और लेनिन ही उस कैरेक्टर का नाम है। मतलब कितने कट्टर कम्युनिस्ट है ये, हमें हार्डकोर मार्क्सिस्ट, हम उसको लेनिनिस्ट जो भी कहो यार, मतलब कुल मिलाकर वामपंथी है। तो हिंदू संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, इनके नाम से वो हमेशा छाती कूटते रहते हैं। फिल्म के ओपनिंग सीन में ही एक कॉलेज का सीन दिखाया है जहाँ पर वर्ल्ड साइंस डे मनाया जा रहा होता है। वहाँ पर सचिन खेड़ेकर को एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया होता है और वहाँ पर भी बच्चों के सामने वो हिंदू रीति रिवाज परंपराओं के नाम से ही छाती कूटने लग जाता है। अब वो ओपनिंग सीन देखने के बाद ही मुझे लगभग अंदाज़ा हो गया था कि फिल्म आगे कहाँ जाने वाली है, क्योंकि एक तेलुगु फिल्म है और अधिकतर तेलुगु फिल्में, जैसा कि मेरा अनुभव रहा है, वे अपने कल्चर, अपनी संस्कृति का हमेशा से ही सम्मान करती आई है। तो वो ओपनिंग सीन देखकर ही मुझे ऐसा लग गया था कि इस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं पर आगे जाकर काउंटर किया जाएगा और अगर उसको ग्लोरीफाई किया जाता फिर तो भाई फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेबल, असहनीय ऐसा हो जाता, पर वैसा नहीं था। अब ऐसे पिता का बेटा है विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर, जो एक BSNL एम्प्लॉय है। फिल्म की शुरुआत में ही उसका भाई उससे पूछता है कि यार इतना पढ़ा लिखा वगैरह है तो ये सरकारी नौकरी क्यों कर रहा है। तो वो उस पर तर्क देता है कि भाई काम नहीं करना है, इसी कारण से तो सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। मतलब कामचोर उसे दिखाया है। जैसा कि मतलब अब एक कम्युनिस्ट वामपंथी पिता का बेटा है तो उसी के अनुसार उसका स्वभाव भी दिखाया है, क्योंकि हम जानते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा, वो हमेशा यही सिस्टम के नाम से छाती कूटते रहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम से छाती कूटते रहते हैं। इसने इतने पैसे कमा लिए, उसने उतने पैसे कमा लिए, है सिस्टम, है गवर्नमेंट, उससे पैसे छीनकर हमें दे दो, है गवर्नमेंट फलाने से पैसे छीनकर हमें दे दो, इसको मारो, उसको काटो, उनकी संपत्ति छीन लो। उद्यम, साहस, पुरुषार्थ, कर्म का सिद्धांत, इसमें कम्युनिस्ट वामपंथी बिलीव नहीं करते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से उसके बेटे का भी, विजय देवरकोंडा का भी स्वभाव दिखाया है। अब फिल्म की शुरुआत में वो अपनी कश्मीर में पोस्टिंग ले लेता है। उसे लगा कि सरकार के पैसों पर आराम से जाकर कश्मीर में मज़े करेंगे, पर वहाँ जाकर उसको ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाई देती है। आतंकवाद की समस्या भी उसके माध्यम से उन्होंने दिखाई है और वहाँ पर उसे मिलता है समंता का कैरेक्टर। उसे देखकर ही उसके प्रेम में पड़ जाता है। समंता शुरुआत में अपने आप को एक मुस्लिम लड़की होने का ढोंग वो वहाँ पर करती है और हालांकि उसे महादेव में, भगवान शिव जी में आस्था रखने वाला दिखाया है उस कैरेक्टर को। और जैसे कि मैंने कहा, 2 विरुद्ध विचारधारा वाले परिवारों की ये परिवार से आने वालों की ये प्रेम कहानी है। तो समंता का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल धार्मिक परिवार से आता है। उसके जो पिता है उन्हें प्रवचनकार दिखाया है। मराठी में हिंदी वर्जन में उनका नाम सखाराम महाराज वाडेकर, ऐसा उनका नाम दिखाया था। जो मूल तेलुगु वर्जन है उसमें उनका नाम चंदरंगम श्रीनिवास राव, ऐसा नाम दिखाया। हिंदी में अलग नाम था। तो एक प्रवचनकार की बेटी है। हिंदू रीति रिवाज परंपराओं में, विशेषतः कर्मकांड में उसके पिता बहुत अधिक विश्वास रखते हैं और बेटी भी सात्विक भोजन करना, वेजिटेरियन खाना पसंद करती है, ईश्वर में विश्वास रखती है, रीति रिवाजों में भी वो विश्वास रखती है। पर ये दोनों फिर प्रेम करने लग जाते हैं, समंता और विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर। अब इसके बाद में आगे क्या होगा, मुझे लग रहा था कि शायद इसी पर पूरा फिल्म आधारित होगी। फिल्म के एंडिंग में जाकर शायद वो एक दूसरे से मिलेंगे, पर वैसा नहीं होता। फिल्म को थोड़ा और आगे अलग एक मोड़ उन्हें देना था। तो साथ में ही ये तो बेसिक कहानी है ही,
ये एक कम्युनिस्ट वामपंथी नास्तिक और दूसरी तरफ एक धार्मिक परिवार, और ये भी पहले से पता था कि रीति रिवाज परंपराएं हमारी संस्कृति, इसका फिल्म में सम्मान ही किया जाएगा, उसे ही जीतते हुए फिल्म के एंडिंग में दिखाया जाएगा। बस मैं वो देखना चाह रहा था कि वो जर्नी वो कैसे दिखाते हैं, किस प्रकार से जीतते हुए दिखाते हैं, क्या प्रॉपर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट फिल्म में वो दे पाते हैं या नहीं, ये मैं देखना चाह रहा था। अब क्या उन्होंने दिया है वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले फिल्म में एक और महत्वपूर्ण फिल्म का पहलू है, वो है विवाह के बाद में पति और पत्नी के बीच में जो कुछ अनबन होती है, कुछ झगड़े आदि, एक दूसरे से रूठना मनाना, इन बातों पर भी फिल्म में विशेष फोकस किया है। मतलब हमें पहले लगता है कि भाई प्रेम प्यार वगैरह ये सारी बातें, पर विवाह के बाद में जब हम पर जिम्मेदारियाँ कर्तव्य आता है हम पर, तो उसके बाद में फिर जब प्रॉब्लम्स को फेस करने का समय आता है तो कैसे हम एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये फिल्म कहती है। फिल्म के एंडिंग में एक डायलॉग है जो मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर वो संवाद था। समंता का कैरेक्टर विजय देवरकोंडा से कहता है, स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? झगड़े हो जाने पर अलग हो जाना, क्या ये स्ट्रांग होना होता है? हम लड़ेंगे, झगड़े होंगे, उसके बाद भी हम अगर साथ रहे तब हम स्ट्रांग हैं, तो हम स्ट्रांग हैं। इतना सुंदर मैसेज भी ये फिल्म देती है। नहीं तो हम देखते हैं कि आजकल वोक्स वामपंथी हो तो बस परिवार तोड़ने पर ही लगे हुए हैं, कि कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो बस तलाक ले लो। ये रूठना मनाना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये बातें उनके डिक्शनरी में होती ही नहीं है। तो कुल मिलाकर फिल्म का ये एक मैसेज फिल्म के एंडिंग में काफ़ी बढ़िया था। अब आते हैं उस पार्ट पर कि जो हमारे रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको जीतते हुए तो दिखाया है, पर क्या वो लॉजिकल आर्गूमेंट फिल्म प्रेजेंट कर पाती है? तो ना, लॉजिकली वो बातें फिल्म प्रेजेंट नहीं करती। हालांकि बहुत बढ़िया बढ़िया आर्गूमेंट्स फिल्म में दिए जा सकते थे। हमारी महान ऋषि परंपरा के बारे में बताया जा सकता था, उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया जा सकता था, वैदिक विज्ञान के बारे में, वैदिक गणित के बारे में, हमारे ज्ञान इतने महान ज्ञान के भंडार के बारे में बताया जा सकता था। जैसे कि अभी जो एस सोमनाथ जी है, इसरो चीफ, उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही कि भाई जो गणित विज्ञान इनके जो मूलभूत सिद्धांत थे वो वेदों से ही आते हैं। वेस्टर्न लोगों ने तो बस उसकी रीपैकेजिंग की है। वेस्टर्न लोगों ने सारे मूलभूत सिद्धांत, चाहे वो गणित हो, खगोलशास्त्र हो, तर्कशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र के मूलभूत सिद्धांतों की खोज तो भारत में ही हुई है। तो कितनी सारी बातें, कितनी महान ऋषि परंपरा, उसका पूरा इतिहास, हमारी खोजें, इन सब के बारे में बातें सामने रखी जा सकती थी सचिन खेड़कर के कैरेक्टर को काउंटर करने के लिए। पर मुरली शर्मा का कैरेक्टर कहीं पर भी वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स सामने नहीं रख पाता। ये बात मुझे थोड़ा वो देखकर मैं दुखी हुआ कि कितनी बढ़िया बात इसके माध्यम से सामने रखी जा सकती थी। अभी मुरली शर्मा का कैरेक्टर जीत तो रहा है पर कोई लॉजिकल आर्गुमेंट वो नहीं दे रहा, तो वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगता। आज की जनरेशन को अगर हमें हमारी संस्कृति से, कल्चर से जोड़ना है तो हमारी उस महान ऋषि परंपरा, उनके द्वारा की गई खोजें, ज्ञान, वो सामने लाने की, लॉजिकली सामने रखने की आवश्यकता है, जहाँ पर ये फिल्म कम पड़ जाती है। बाकी फिल्म की मूल भावना बहुत अच्छी थी, बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा था कि एक कम्युनिस्ट वामपंथी जो छाती कूटता है हिंदू संस्कृति के नाम से, परंपराओं के नाम से, वो उसमें कैसे परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। फिल्म के एंडिंग में वो कैसे यज्ञ करने के लिए आकर बैठता है। ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से, और भी बढ़िया तरीके से दिखाई जा सकती थी। मेरे गुरुदेव भी सत्संग में कई बार इस प्रकार की कहानियाँ बताते थे, खुलकर वो कहते थे कि भाई कम्युनिस्टों, कोई एक कम्युनिस्ट था, वो हिंदू रीति रिवाज परंपराओं का मजाक उड़ाता था। इस प्रकार की कथाएं मेरे गुरुदेव कई बार बताते। तो एक कथा मुझे याद आ रही है जहाँ पर पिता हिंदू रीति रिवाज परंपराओं में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, पर उनका जो बेटा है वो अच्छी संगति उसको मिल जाती है, उसके मित्र उसे एक ब्रह्मनिष्ठ संत के पास में लेकर के जाते हैं, तो उसे वहाँ से हमारी रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर कैसे आकर वो अपने पिता को चुप करता है, कैसे वो लॉजिकल आर्गुमेंट्स देता है, कैसे पिता का विचार, पिता के मन में कैसे वो परिवर्तन लाता है। इस प्रकार की कथा मेरे गुरुदेव, ऐसी सिमिलर और भी कई सारी कथाएं मेरे गुरुदेव कई बार बताते थे। तो कुल मिलाकर कंसेप्ट अच्छा था, मैसेज भी अच्छा है, बस प्रेजेंटेशन में और बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था इस विषय को। बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह फिल्म में बढ़िया थे। बस ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्टेशंस मत रखना। एक बार अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। फैमिली ड्रामा की दृष्टि से फिल्म बढ़िया है। मैं खुशी को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।